औरंगाबाद नाम के एक शहर में किशन नाम का एक आदमी रहता था। वो बेहद ही आलसी और कामचोर था। किशन हमेशा सोचता था कि किसी न किसी तरीके से उसे काम ना करना पड़े और पैसे भी मिले ताकि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किशन सोचने लगता है कि उसे कुछ तो ऐसा सोचना होगा जिससे कि उसके प्लान पर किसी का शक ना जाए। सोचते सोचते वो जंगल चला जाता है। जंगल में जाकर उसे एक पेड़ के नीचे एक बाबा ध्यान करते हुए दिखता है। उसे देखते ही किशन को एक आइडिया आता है और वो जंगल में और अंदर जाता है। कुछ महीने यूं ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन औरंगाबाद में एक साधु आते हैं और वो गांव के एक पेड़ के नीचे समाधि करने बैठ जाते हैं। लोग उसे देखते हैं। एक आदमी बाबा से पूछता है, आप कौन हो बाबा, और हमारे गांव में कैसे आना हुआ? अरे मूर्ख, तुम्हें दिखता नहीं कि हम ध्यान मग्न है? हमारा ध्यान भंग करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माफ कीजिए बाबा, पर आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा, इसलिए आपसे पूछा। हमने अपनी शक्ति से देखा है कि तुम्हारे गांव पर मुसीबत आने वाली है और उस मुसीबत से सिर्फ मैं ही आप लोगों को बचा सकता हूं। गांव वाले डर जाते हैं और आपस में ही चर्चा करने लगते हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत उनके गांव पर आने वाली है। लेकिन गांव का जमींदार उसको शक की नजरों से देखता है और सबको कहता है, अरे कुछ नहीं होने वाला, ये ढोंगी बाबा है और हमें बेवकूफ बना रहा है। अरे मूर्ख, मैं जो कह रहा हूं वो सच है। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है तो देखना, आज रात तुम्हारे गांव में तूफान के साथ बारिश होगी और मेंढक गिरेंगे, जो इस बात का इशारा रहेगा कि गांव पर मुसीबत आने वाली है। सारे लोग चले जाते हैं और रात का इंतजार करते रहते हैं। थोड़ी देर में तूफान शुरू होता है और आसमान से मेंढक गिरने लगते हैं। लोग देखते हैं कि गांव में इधर उधर मेंढक ही मेंढक है। ये देखकर लोग बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे तपस्वी बाबा, हमें माफ कीजिए, हमने आपका अपमान किया। अब हमें पता चल गया, आप सच कह रहे थे। अब आप ही बताइए बाबा, गांव को इस मुसीबत से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखो पुत्र, मैं एक अश्वमेध यज्ञ करूंगा जिससे गांव में आने वाली मुसीबत टल जाएगी, लेकिन इस यज्ञ के लिए कम से कम 10 लाख रुपए खर्चा होएगा। बाबा, हम लोगों से इतना रुपया तो इकट्ठा नहीं हो पाएगा, हम सब गरीब लोग जो है। ठीक है, 5 लाख रुपए मैं पेड़ से पैसों की बारिश करके जमा करता हूँ, लेकिन 5 लाख आप लोग सब मिलके जमा कर लीजिए और वो सिर्फ मेरे पास रखिए। मैं बाकी के 5 लाख रुपये पेड़ से गिराऊंगा, उसके बाद आप लोग अपना रुपया वापस ले लीजिए। ठीक है बाबा, हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके 5 लाख रुपए जमा कर लेंगे। सारे गांव वाले एक एक करके रुपया जमा करते हैं और 5 लाख रुपए जमा करके रात को बाबा के पास जाकर देते हैं। बाबा बोलते हैं, अच्छा हुआ, अब कल सुबह ही पेड़ से पैसों की बारिश कर लेता हूँ। बाबा रात को चुपके से अपने पास रखे हुए रुपए पेड़ पर चढ़कर पत्तों के बीच छुपा देता है और वापस आकर अपनी जगह बैठ जाता है। सारे लोग बाबा के पास आते हैं और बाबा पेड़ के नीचे जाते हैं और मंत्र बोलने लगते हैं। ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय नमः। ओम श्री ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्ये स्वाहा। ओम श्री श्रीये नमः। देखते ही देखते पेड़ से पैसों की बारिश होने लगती है। 500 और 2000 के नोट पेड़ से गिरने लगते हैं। सारे लोग बाबा की जय जयकार करने लगते हैं, महाराज बाबा की जय हो, महाराज बाबा की जय हो। तभी बाबा बोलते हैं, अब सारे रुपए इकट्ठा हो गए, सब लोग घर जाइए और रात को 12 बजे ही अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए बाहर निकले। सारे लोग घर जाते हैं, कोई भी बाहर नहीं निकलता। फिर जैसे ही रात के 12 बजते हैं, लोग बाहर आते हैं और बाबा के पास जाते हैं, लेकिन बाबा वहां नहीं रहते। सिर्फ पैसों से भरा एक बैग वहां रहता है। वो बोलते हैं, अरे अरे, हम लुट गए, ये नोट तो नकली है, वो बाबा तो ढोंगी बाबा है।
उस बाबा ने नकली नोट यहाँ रखे और हमने जमा किया हुआ असली 5 लाख रुपया लेकर भाग गया। यही नकली रुपए उसने पेड़ से गिराए होंगे और हमें बेवकूफ बनाया। चलो चलो उसे पकड़ते हैं। गांव में लोग जंगल की तरफ भागते हैं और उस बाबा को पकड़ लेते हैं और उसे गांव में लाकर खूब पीटते हैं। शशिधर की उड़ान हेलीबस। लक्षद्वीप नाम का एक गांव समुंदर से घिरा एक छोटा सा राज्य था। लक्षद्वीप में शशिधर नाम का एक लड़का रहता है। वो लक्षद्वीप में बस चलाता है और हमेशा कुछ न कुछ प्रयोग करता रहता है। उसके माँ बाप उसकी इस आदत से बड़े परेशान रहते हैं और शशिधर को समझाते रहते हैं। अरे बेटा शशिधर, तुम कब समझोगे? यूं बस चलाकर क्या मिलेगा बेटा? तुम्हारे साथ वाले तुम्हारे दोस्तों को देखो, वो कैसे नौकरी पे लग गए हैं और कैसे पैसा कमा रहे हैं। तुम कब पैसा कमाओगे बेटा? नहीं माँ, मैं नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता। मुझे तो गांव के लोगों की भलाई के लिए कुछ करना है और नाम कमाना है। पहले ही गांव में पुराना पुल है, सरकार भी नया पुल कब बनाएगी पता नहीं। ऐसे में हमें ही अपने गांव के बारे में सोचना होगा ना। समझाते समझाते शशिधर के माँ बाप थक जाते हैं, लेकिन शशिधर नहीं सुनता। एक दिन शशिधर अपने पिताजी को कुछ रुपए मांगता है। पिताजी, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। मेरे पास है लेकिन थोड़े कम है, इसलिए आपसे मांग रहा हूँ। तुझे किस लिए रुपए चाहिए मुझे सब पता है। तुम्हारे फालतू प्रयोगों के लिए मेरे पास रुपए नहीं है, समझे तुम? नहीं नहीं पिताजी, मैं फालतू काम के लिए नहीं, एक जरूरी काम के लिए पैसे मांग रहा हूँ। इससे लोगों का भी कल्याण होगा। अरे पहले तुम खुद का कल्याण करो, बाद में लोगों का सोचना। मेरे पास रुपए नहीं है तुम्हारी फालतू काम के लिए। लाख समझाने पर भी शशिधर नहीं समझता और वो अपनी बस सर्विस देने के काम करता ही रहता है। वो दिन रात मेहनत करता है। तभी एक दिन गांव में कुछ सरकारी लोग लाउड स्पीकर में न्यूज अनाउंस करते हैं। सुनो सुनो गांव वालों, आपके गांव में एक बहुत ही खतरनाक तूफान आने वाला है, इसलिए सरकार ने आप लोगों को गांव जल्दी खाली करने के लिए कहा है। कृपया करके आप लोग गांव को छोड़कर उचित स्थान पर आश्रय ले लीजिए। अनाउंस करके वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन कुछ गांव के लोग हमेशा की तरह बातें करते हैं। अरे ये सब फालतू बातें हैं। हर साल की तरह ये सरकारी लोग बता कर जाते हैं कि तूफान आने वाला है, लेकिन कोई तूफान वूफान नहीं आता। और हाँ, सही कहा, पिछले साल भी लोग बता कर गए और इनकी बातों में आकर कुछ लोग गांव छोड़कर सरकार ने बताई जगह पर जाकर रहने भी लगे। लेकिन तूफान तो आया नहीं, लेकिन वो लोग ही वापस आ गए गांव में। ये सुनकर शशिधर लोगों की बेवकूफी पर चिंतित होता है, लेकिन वो चुप नहीं बैठता। अपनी बस को लेकर वो गैराज में जाता है और एक खराब हेलीकॉप्टर का फैन एक बस के सामने और एक पीछे लगाता है और एक छोटा फैन बस के पीछे वाली कांच निकल कर लगा देता है। रात होती है और बड़े जोर से गांव में तूफान आता है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती है। उसी में गांव का एक अकेला पुल भी टूटकर पानी में डूब जाता है। सारे लोग डर जाते हैं। गांव में बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। तभी शशिधर वहां आता है और वो कहता है, देखिए, आप घबराइए मत। मेरे पास एक बस है जिसमें हम सारे लोग समा सकते हैं और हमारी जान बच सकती है। आप लोग धीरज रखिए, मैं अभी वो बस लेकर आता हूँ। ये सुनकर उनमें से एक आदमी कहता है, अरे शशिधर, पहले ही गांव का पुल टूट गया है, गांव से बाहर निकलेंगे कैसे? क्या तुम हमें उस टूटे हुए पुल से लेकर जाओगे? अरे जाओ जाओ, हमें मरने का कोई शौक नहीं है, हमें नहीं आना तुम्हारी बस में। नहीं नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं अभी बस लेकर आता हूँ। तभी गांव वालों को एक बस उड़ती हुई दिखती है। गांव का एक आदमी कहता है, अरे वो देखो, आसमान में, शायद सरकार ने हमें बचाने के लिए ही इसे भेजा है। शशिधर धीरे धीरे अपनी उड़ने वाली हेली बस को जमीन पर उतारता है। ये देखकर सारे गांव के लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं, अरे ये तो हमारा शशिधर है। चलो साथियों, जल्दी से हेली बस में बैठो। शशिधर जल्दी से गांव के लोगों को हेली बस में बिठाता है और उन्हें लेकर हेली बस से उड़कर समुंदर पार करवाता है
और सुरक्षित जगह पर उतार देता है। सब लोग खुशी से चिल्लाते हैं। ये खबर सरकारी लोगों को पता चल जाती है और दूसरे दिन सरकारी लोग शशिधर को सुरक्षा पुरस्कार देते हैं। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम राजेश और दूसरे का राकेश था। राजेश बड़ा था, समझ में भी और अनुभव में भी। राजेश गोलगप्पे की गाड़ी चलाता था और राकेश उसका हाथ बटाता था। राजेश के गोलगप्पे पूरे गांव में मशहूर थे। उसकी गाड़ी लगने का लोग इंतजार करते थे और जैसे ही उसकी गोलगप्पे की गाड़ी आती थी, लोग गोलगप्पे खाने के लिए टूट पड़ते थे। एक दिन राकेश ने राजेश से कहा, राजेश भाई, आपके गोलगप्पे पूरे गांव में इतने मशहूर है, लोग खाने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन कई सालों से आपने अपने गोलगप्पों की कीमत नहीं बढ़ाई। मुझे लगता है आपने गोलगप्पे की कीमत बढ़ानी चाहिए। नहीं नहीं राकेश, जितनी कीमत है उसमें हम दोनों भाई का अच्छा गुजर हो जाता है, फिर कीमत बढ़ाकर क्या करना है? लेकिन भाई, अच्छा मुनाफा मिलेगा। नहीं, अभी उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। एक दिन राजेश की तबीयत खराब हो जाती है। अरे सुनो राकेश, आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। तुम एक काम करो, आज गोलगप्पे की गाड़ी तुम लेकर जाओ। ठीक है भैया, आप आज घर में आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। राकेश गाड़ी लगाता है। ले लो, गर्मा गर्म गोलगप्पे ले लो। एक प्लेट मुझे देना गोलगप्पे। जी अभी देता हूँ। अरे राकेश, आज तो मेरा भैया नहीं आया, वो ठीक तो है क्या? जी नहीं, आज भैया की तबीयत जरा खराब है, इसलिए मैं ही आया हूँ। आदमी गोलगप्पे खाता है और जब पैसे देने की बात आती है तो जी 10 रुपये और दीजिए, आज से गोलगप्पे की कीमत बढ़ गई है। क्या? लेकिन आज तक नहीं बढ़ी और आज ही अचानक क्यों? जी सब बातें आपसे पूछकर करूँ क्या मैं? आखिर कब तक कम कीमत में बेचते रहेंगे हम? हमें मुनाफा भी तो देखना है अपना। ठीक है। ऐसे ही जो भी आता था, राकेश उन सब से ज्यादा पैसे लेता था। सारे लोग बातें करते करते जाते थे कीमत बढ़ाने के बारे में। राकेश घर जाता है, तब राजेश से पूछता है, बोलो राकेश, आज का दिन कैसा रहा? जी भैया, आज तो मैंने कमाल ही किया। मैंने गोलगप्पों की कीमत बढ़ा दी और सारे लोगों ने खाई भी। हाँ, वो बातें तो कर रहे थे कीमत बढ़ाने के बारे में, लेकिन हमारे गोलगप्पे है ही इतने अच्छे। राजेश गुस्सा हो जाता है और राकेश से बोलता है, अरे राकेश, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया है ऐसा मत करो, लेकिन तुम मेरी बात सुनते नहीं है। कल जो गोलगप्पे बेचोगे उसे पुरानी कीमत भी बेचना है, समझ गए? ठीक है भैया, समझ गया। लेकिन राकेश मन ही मन में गुस्से से लाल हो जाता है और उस रात को जो सामान गोलगप्पों के लिए बनाना रहता है, उसे वो खराब क्वालिटी की चीज़ों से बनाता है ताकि कम लागत में ज़्यादा मुनाफा मिले। फिर दूसरे दिन, अरे राकेश, ये गोलगप्पे कुछ खास नहीं है, हमेशा की तरह इसका स्वाद भी नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो वैसे ही है जैसे मैं रोज बनाता हूँ। शायद आपके मुंह में ही प्रॉब्लम आया है। अरे ये कैसे बात कर रहे हो राकेश? ये बोल के राकेश पुरानी कीमत के पैसे उस आदमी से लेता है और वो आदमी चला जाता है। तभी एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजरती रहती है और गोलगप्पे देखकर, माँ, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। माँ, प्लीज माँ, मुझे गोलगप्पे खिलाओ ना। अच्छा, ठीक है। सुनो भैया, एक प्लेट गोलगप्पे देना मेरी गुड़िया रानी को। जी अभी देता हूँ। राकेश एक प्लेट गोलगप्पे देता है और खाने के बाद वो बच्ची और माँ वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन उस बच्ची की माँ अपने पति के साथ गोलगप्पे की गाड़ी के पास आती है। सुनो जी गुड़िया के पापा, मैंने कल गुड़िया को यहीं से गोलगप्पे खिलाए थे। अच्छा, तो तुम हो? अरे तुम्हें तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम राजेश के भाई हो ना? जी हाँ, मगर क्या हुआ ये तो बताओ। अरे कल मेरी बच्ची को जो तुमने गोलगप्पे खिलाए, वो खाकर उसकी तबीयत खराब हो गई है और उसे दवाखाने में भर्ती करना पड़ा। बताओ क्या खिलाया था उसे, नहीं तो मार मार के पुलिस के पास दे दूंगा।
अरे भाई साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो रोज की तरह ही गोलगप्पे बनाए थे। मैं और क्या खिला सकता हूँ? हाँ, लेकिन गोलगप्पे खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और दवाखाने में भर्ती करना पड़ा उसे। मतलब तुमने कुछ तो मिलाया था उसमें। अरे नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। राकेश चुप हो जाता है और उस आदमी के पैर पड़ता है। बोलता है, मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। इस बात की खबर राजेश को भी लगती है और वो गाड़ी के पास आता है। क्या किया तुमने राकेश? तुझे मैंने कितने बार बोला, लालच मत कर। जितना है जैसा है उसमें ईमानदारी से मेहनत करेंगे, लेकिन तुम नहीं सुनते हो ना। मुझे माफ कर दो भैया, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। जो आप करेंगे वही करूँगा। फिर आगे से राकेश पूरा सुधर जाता है, अपने मन से लालच भी निकाल देता है और जो राजेश कहता है वही राकेश करता है।